Hello everyone, welcome to the Vedanta Education channel। जैसा कि आपको मालूम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट हमारा चल रहा है, उसमें दिस इज़ लेक्चर नंबर 6। ठीक है, चलिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये क्लास है और आगे बढ़ते हैं इस क्लास के अंदर। देखिए पिछली क्लास का थोड़ा सा अपन रिवाइंड करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंटली लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू पढ़ा था। ठीक है, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता अपन ने पढ़ी थी, जिनका फॉर्मूला हमने जनरेट किया था कप्पा इंटू 1000 ओवर एम, और ये क्या था कप्पा इंटू 1000 ओवर एन। ठीक है, ये हमने दोनों के फॉर्मूले जनरेट किए थे और फिर हमने तनुता का प्रभाव देखा था मोलर चालकता पे, तुल्यांकी चालकता पे, जो क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसमें भी क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इसके अलावा चालकत्व जी जो था उसमें भी वो क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। लेकिन एक चीज़ हमने देखी थी, क्या चालकता क्या था हमारे पास कप्पा, और वो कप्पा के तनुता जो है उल्टा होता था कि तनुता के साथ कप्पा डिक्रीज होगा, है ना। तनुकरण करने पर जो कप्पा है चालकता जो है वो कम हो रही थी। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो अब आगे के जो अपन सेक्शन देखेंगे, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उसमें आपका मोलर चालकता जो है उस पर थोड़ा सा फोकस होगा। ठीक है, चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अंदर अब अपन पढ़ रहे हैं कोलराउस का नियम। अपन पढ़ेंगे कि भैया ये क्या होता है कोलराउस का नियम, और कोलराउस का नियम जो है वो एग्जैक्टली क्या है, तनुकरण पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, तनुकरण पर आधारित है। देखिए यह नियम वैद्युत अपघट्यों के, होल्ड ऑन बच्चों, हाँ तो बच्चों हम बात कर रहे थे, जो हम कोलराउस के नियम की बात कर रहे हैं कि कोलराउस का नियम क्या कहता है कि यह नियम वैद्युत अपघट्यों के तनुकरण व मोलर चालकता में परिवर्तन पर आधारित है। क्या है बच्चों कि वैद्युत अपघट्यों के विलयन का जितना तनुकरण करते हैं उससे उसकी मोलर चालकता पे क्या प्रभाव आता है, उसके बारे में ये कोलराउस का नियम स्टडी करता है। ठीक है, देखिए इसने क्या किया, इसने मोलर चालकता व सांद्रता के वर्गमूल के साथ ग्राफ खींचा। ठीक है बच्चों, ग्राफ खींचा तथा निम्न निष्कर्ष दिए। अब देखना कि हम ये कह रहे हैं कि भैया कोलराउस का नियम जो है उसका काम क्या है, वो क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि आपके वैद्युत अपघट्य का तनुकरण करने पर मोलर चालकता में क्या परिवर्तन आएगा, उनको समझाता है। ठीक है, अब उसमें देखिए कि मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में ये क्या बनाएगा, ग्राफ बनाएगा, और वो जो ग्राफ आ रहा है उसकी स्टडी करके ये कई निष्कर्ष देगा। तो अब देखो ये सांद्रता किसकी है, इस वैद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता है। देखो ग्राफ कैसा वहाँ पे प्लॉट होता है, ग्राफ कैसा देखा गया, देखिए। ठीक है, इधर तो क्या है लैम्डा एम, ठीक है, और इधर क्या है सांद्रता का ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और देखो दो टाइप के ग्राफ इसने देखे। ठीक है, ये ग्राफ था किसका, एसिटिक एसिड का CH3COOH का, और ये ग्राफ किसका आया, KCl का। और आपको मालूम होना चाहिए कि KCl क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। क्यों बच्चों, है कि नहीं है, और ये कैसा है, दुर्बल, है ना, दुर्बल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, पहले मैं इस ग्राफ में आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, सांद्रता का वर्ग है। ठीक है, अब इस सांद्रता का वर्गमूल जो है उसमें आप देखेंगे कि इधर चलेंगे तो सांद्रता बढ़ेगी और इधर चलेंगे तो सांद्रता घटेगी। अब आप इधर जा रहे हैं तो ये सांद्रता
में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन आप उल्टी दिशा में चलेंगे तो सांद्रता घट जाएगी, और सांद्रता का घटना ही तो हमने क्या बोला था, तनुकरण बोला था कि नहीं बोला था। किसी विलयन में विलायक और डाल दिया हमने तो वो क्या हो जाएगी, सांद्रता उसकी घट जाएगी। ठीक है, सांद्रता घटेगी तो उसी को तो हम तनुकरण कहते हैं। तो इस तरफ क्या हो रहा है, तनुता बढ़ रही है, तनुता बढ़ रही है पीछे की तरफ, जीरो की तरफ। जीरो क्या है, ये क्या है, सांद्रता। तो सांद्रता जीरो की तरफ चलेगी तो तनुकरण बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये देखने से हमें मालूम चल रहा है कि भैया ये ग्राफ दो चीज़ों में है, एक तो दुर्बल के लिए है और एक प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए है, और उन दोनों में अंतर नजर आ रहा है। देखो, प्रबल अगर है तो जो इसकी जो ग्राफ की लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन दुर्बल में कैसी आ रही है, कर्वी ग्राफ लाइन आ रही है जिसमें एक स्लोप आ रहा है। ठीक है, इसी के ऊपर आगे हम इसके कंक्लूजन्स देखेंगे, इसके निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है, देखिए इसने जो निष्कर्ष निकाले उससे पहले एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया, और लैम्डा एम कैलकुलेट करने के लिए उसने क्या कहा कि बच्चों लैम्डा एम विल बी इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ सी। यहाँ पे लैम्डा एम क्या है, मोलर चालकता है, आप लोग जानते हैं मोलर चालकता। लैम्डा एम क्या है, देखना जरा, ये है अनंत तनुता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता। अब ध्यान रखना, मैं ये बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्ट में लिखूंगा। ये क्या है, एक नियतांक है, ये क्या है, एक नियतांक है, और ये क्या है, सांद्रता, सांद्रता का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये इसने एक फॉर्मूला जनरेट किया, एक प्रायोगिक इक्वेशन जनरेट की, और आप ध्यान दीजिए कि ये वाला आपके जो मेनली काम में आने वाला है वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये ग्राफ आया और ये उसने फॉर्मूला दिया। अब उसने निष्कर्ष क्या निकाले एग्जैक्टली अपन वो देखते हैं, उनको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि भैया प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ये लाइन क्या है, सीधी है, और दुर्बल के लिए क्या है, टेढ़ी है। तो मैं निष्कर्ष निकालते हैं, इसके निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष, ठीक है, पहला देखिए, देखो यहाँ, अच्छा मैं पहला निष्कर्ष किसके लिए लेते हैं, ये अपन लेते हैं किसके लिए, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए, है ना। बहिर्गमन, देखना बच्चों, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए ग्राफ की रेखा सीधी आती है। ठीक है बच्चों, सीधी आ रही है। ठीक है, क्योंकि इनका किनका, प्रबल वैद्युत अपघट्य, इनका आयनन सभी सांद्रताओं पर 100% होता है तथा तनुकरण पर आयनों के मुक्त गमन के कारण लैम्डा एम बढ़ता है। अब बात समझिए, हमने मोलर चालकता या चालकत्व, इन सब चीज़ों के ऊपर तनुता का प्रभाव पड़ा था बच्चों। उसमें दो कारण हमने कहे थे, एक क्या कहा था कि भैया तनुकरण करने से आयनन बढ़ता है, और दूसरा क्या कहा था, मुक्त गमन बढ़ता है आयनों का। ठीक है, लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या होता है, उनके तनुकरण की आवश्यकता नहीं है। आप कितना ही ज़्यादा सांद्रता ले लो, चाहे कितना ही तनुकरण कर दो, वो 100% ही डिसोशिएट रहते हैं। आयनन उनका पहले ही 100% हो जाता है, तो आयनों की संख्या में तो कोई बदलाव नहीं आएगा जैसे जैसे आप तनुकरण करेंगे। तो वो कारण तो यहाँ लागू होता नहीं है। तो केवल क्या कारण लागू होता है कि तनुकरण करने से उसके आयनों का मुक्त गमन बढ़ेगा। तो केवल इसी एक कारण की वजह से तनुकरण इसकी मोलर चालकता को बढ़ाएगा, किसकी, प्रबल वैद्युत अपघट्य की, और इसीलिए क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अब देखो इस स्ट्रेट लाइन को आप यहाँ लेके जाएंगे तो इसको यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और जहाँ पे क्रॉस कर रहा है वही क्या है, इसका लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट क्या है, जरा गौर से देखो, अनंत अनुता पर मोलर चालकता है। ठीक है, तो मतलब आप प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता इस ग्राफ से, कोलराउस के ग्राफ से आसानी से देख सकते हैं, और क्या कह सकते हैं कि भैया सीधी रेखा है, और इस रेखा के बहिर्गमन बिंदु, बाहर जाने वाला बिंदु
इस रेखा के बहिर्गमन बिंदु पर ही लैम्डा m प्राप्त होता है। बच्चों बात समझ में आई क्या? तो भैया प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा m नॉट निकालना बड़ा आसान है। ग्राफ में आप इस स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ा लो, जहां पे ये क्रॉसिंग पॉइंट आ जाए, बहिर्गमन बिंदु आ जाए, ये लो जी, ये हो गया। अब आप बोलेंगे कि भैया ये तो इस एक्सेस के ऊपर तो लैम्डा m है, मोलर चालकता है, ये लैम्डा m नॉट कहाँ से आ गया? अभी मैं समझाऊंगा लैम्डा m नॉट क्या है, इसी के इन पॉइंट्स में समझा देंगे, ठीक है। तो ये तो प्रबल का हो गया, प्रबल के लिए तो सीधे सीधे कैलकुलेट हो गया हमारे पास। अब देखो दूसरा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य में देखना, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य में दोनों कारण होते हैं। में तनुकरण पर आयनन के साथ आयनों का मुक्त गमन भी होता है, अतः इसकी लैम्डा m की वृद्धि का ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता। क्या नहीं होता? सीधी रेखा नहीं होता। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये मालूम है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों कारण काम कर रहे हैं। तो आयनन भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप तनुकरण बढ़ाओगे वैसे वैसे आयनन बढ़ता जा रहा है, दूसरा आयनों का मुक्त गमन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसका लैम्डा m बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब देखो, हमने प्रबल के लिए क्या कहा था कि बहिर्गमन बिंदु जो है वहां पे चले जाओ, वहां ढूंढ लो कि लैम्डा m नॉट क्या होगा। लेकिन आप इनका अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य का ग्राफ देखेंगे तो ये देखो बच्चों कैसे जा रहा है, ये यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे इसका क्रॉसिंग पॉइंट बहिर्गमन बिंदु कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कहाँ पे आएगा इसका बहिर्गमन बिंदु? अनंत पर आएगा। जो चीज नहीं दिख रही है वो अनंत हो जाती है, ठीक है। तो अनंत पे आ रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ से तो हम इसके कैलकुलेट नहीं कर सकते लैम्डा m नॉट। जहां पे क्रॉस करेगा वहां लैम्डा m नॉट आएगा, ठीक है। देखो, इसमें बहिर्गमन बिंदु अनंत पर आता है, ठीक है। इसमें बहिर्गमन बिंदु क्या होता है? अनंत पर आता है। इसलिए हम क्या नहीं कह सकते, इसके अंदर हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ पे काटेगा और यहाँ पे काटने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या निकाल सकते हैं? लैम्डा m नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका क्रॉसिंग पॉइंट हमें नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? वी विल वेट। हम क्या वेट करेंगे? भैया वेट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये तो कहीं क्रॉस ही नहीं करेगा तो वेट करने का सवाल नहीं उठता। इसलिए हम इसमें दूसरे रास्ते खोजेंगे, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट समझ में आया। अब बात ये आती है कि भैया अगर आयनन बढ़ता ही चला जा रहा है तो भाई किसी बिंदु पे तो रुकता होगा ना, उसका आयनन है किसी बिंदु पे तो रुकता होगा। और अगर आपको बोला जाए कि भैया आपने 1 मोल प्रति लीटर का विलयन लिया था, उसमें 1 लीटर जल और मिला दिया, 2 लीटर कर दिया, तनुकरण कर दिया, अब कितना आयनन बढ़ेगा इसका कैसे हमें आइडिया लगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है, वियोजन स्थिरांक की बात करनी पड़ेगी, और इसके जो वियोजन की मात्रा है उसकी आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें वियोजन की मात्रा निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वियोजन की मात्रा के आधार पे भैया 50% वियोजन हुआ है या 70% वियोजन हुआ है, उसके आधार पे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। अतः इसमें बहिर्गमन बिंदु अनंत पर आता है, अतः यहाँ लैम्डा m नॉट के लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो अब इसकी वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं, मतलब वैद्युत अपघट्य कितना वियोजित हुआ आपको पहले ये पूछ सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैंने क्या कहा, AB, ये एक वैद्युत अपघट्य है और इसका अगर आयनन होगा तो A+ और B- के अंदर ये डिसोसिएट होगा। ऐसे ही होगा ना बच्चों, ऐसे ही टूटेगा। और अगर मैं इसके प्रारंभ की बात करता हूं कि भैया प्रारंभ में क्या होगा, तो ये मान लीजिए ये 1 मोल था
तो भैया अगर वियोजन ही नहीं हुआ तो ये तो 0 0 रहेंगे, है ना। और अगर ये क्या होगा, अल्फा आयनन के बाद, आयनन के बाद अल्फा आयनन हो गया तो ये एक में से अल्फा घट जाएगा और ये क्या होगा, अल्फा बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। और अगर मैं कहूँ कि सी सांद्रता, अगर सांद्रता कितनी हो जाए, सी सांद्रता के लिए, देखो बच्चों भैया जैसे एक बॉक्स में 10 मोल है तो 10 बॉक्स में कितनी हो जाएगी, गुणा कर देंगे। 1 मोल के लिए इतना बचा था तो सी सांद्रता के लिए कितना बचेगा, सी से मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सी अल्फा। तो अल्फा वियोजन के बाद सी सांद्रता वाले विलयन में इतना तो अवियोजित बच गया, ये वियोजित हो गए। समझ में आ रही बात। अगर अवियोजित बिल्कुल नहीं है, अवियोजित मतलब सारे का सारा ही क्या हो गया, वियोजित हो गया, तो वो कौन है, वो प्रबल है, वो प्रबल है। और उसकी स्ट्रेट लाइन आएगी, यहीं से देख लो कि क्रॉस कहाँ कर रहा है, बहिर्गमन बिंदु कहाँ है, यहीं से आप लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको वियोजन की मात्रा देखनी पड़ेगी कि कितना प्रतिशत वियोजित हुआ। उसी से आप आयनों की संख्या का पता लगा सकते हैं और उसी के आधार पर कह सकते हैं कि इसका लैम्डा एम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर एक फॉर्मूला है आपके पास अल्फा का। अल्फा क्या होता है, अल्फा बराबर लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नॉट। इस बात का ध्यान रखना, अल्फा क्या है, वियोजन या आयनन की मात्रा। ठीक है, अब देखो ये क्या है, के ए क्या होता है, ये होता है वियोजन स्थिरांक। ये आपको पूछ सकता है बच्चों, वियोजन स्थिरांक, और ये आपने 11th में भी खूब पढ़ा होगा। वियोजन स्थिरांक क्या होता है, देखो उत्पाद की सांद्रता, ठीक है, बटा अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, अब देखो उत्पाद क्या है हमारे पास, ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, यही है। इसका देखो सांद्रता कितनी, सी अल्फा बन गया ना, और बड़े ब्रैकेट में सांद्रता ही तो होती है। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा बी माइनस, इसकी भी तो क्या है, सी अल्फा। इसको भी आप बड़े ब्रैकेट में लिख दोगे तो इसको भी क्या बोलेंगे, इसकी सांद्रता, बटा अभिकारक क्या है, ए बी, उसकी कितनी बची है, तो सी 1 माइनस अल्फा। बोलो बच्चों, समझ में आती है क्या बात। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला हो गया। अब आप इसमें अल्फा को इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फा आप इसमें लिख सकते हैं, और अल्फा का मान आप इसमें अगर लिखेंगे तो क्या चीज़ होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अल्फा की वैल्यू पुट करो। अल्फा की वैल्यू मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखी थी। अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अच्छा इसको सोल्व करेंगे आप तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखना सी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये सी स्क्वायर से ये सी कैंसिल कर दो तो ऊपर क्या बच जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर बच जाएगा। नीचे क्या है, सी कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस अल्फा बच गया। अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए तो सी अल्फा स्क्वायर है तो इसके पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ऊपर तो क्या है, लैम्डा का एम का स्क्वायर, और नीचे क्या है, लैम्डा एम नोट का स्क्वायर। तो मैं यहाँ इसके नीचे ना लिख करके पूरे टर्म को इधर ले लूँ, लैम्डा एम नोट का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा की जगह ये वैल्यू वापस से लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नोट। ठीक है बच्चों, आप इसको सोल्व करेंगे देन यू विल फाइंड सी लैम्डा एम ओवर लैम्डा एम नोट, लैम्डा एम नोट माइनस लैम्डा एम। ये आपको के ए वियोजन स्थिरांक का मान यहाँ पर नजर आएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रही है क्या बात। देखिए समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, लैम्डा एम नोट का मान कैलकुलेट, इसमें हमने वियोजन स्थिरांक का मान कैलकुलेट कर लिया है। और वो किसके रेस्पेक्ट में किया है हमने ये मान कैलकुलेट, देखिए जरा किसके रेस्पेक्ट में किया है, ये हमने रेस्पेक्ट में किया है अल्फा के रेस्पेक्ट में हमने ये मान कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो आपको ये वियोजन स्थिरांक मालूम रहेगा, ये वियोजन की मात्रा भी पूछ सकता है, उसके आधार पे आप ये निकाल सकते हैं जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उसके ऊपर तनुकरण का प्रभाव निकाल सकते हैं, या फिर उसके अनंत तनुता पे चालकता लैम्डा एम नोट निकाल सकते हैं। अब ये है क्या चीज़, ये लैम्डा एम नोट है क्या चीज़। ठीक है बच्चों, ये पोस्टुलेट कौन सा हो गया, ध्यान दे लेना, पहला ये हो गया इसका निष्कर्ष, दूसरा ये हो गया, तीसरा अब आएगा। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि भाई आप एक चीज गौर करो बच्चों, देखो
आप इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में लैम्डा एम जो है आपका मोलर चालकता जो है उसका सबसे कम मान कितना है, कहाँ से शुरू हो रहा है वो ग्राफ, देख के बताओ बच्चों। वो ग्राफ शुरू हो रहा है कहाँ से, 0 से शुरू हो रहा है बच्चों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो जरा, ये 0 से ग्राफ शुरू हो रहा है और इस ग्राफ को आप अगर देखेंगे तो ये कहाँ से लेकर के कहाँ पे जा रहा है, ये ग्राफ जा रहा है 0 से लेकर के लैम्डा एम इंक्रीज होता चला जा रहा है, ठीक है, लैम्डा एम इंक्रीज होता चला जा रहा है। और लैम्डा एम नोट जो है बच्चों वो सभी के सभी जो भी अलग अलग वैद्युत अपघट्य होंगे उनके लिए अलग अलग आता चला जाएगा, ठीक है। लैम्डा एम नोट अलग अलग वैद्युत अपघट्य के लिए अलग अलग आता है, जैसे KCl के लिए यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ हो गया, ये दुर्बल है तो दुर्बल के लिए हमें ये सारा तामझाम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लैम्डा एम नोट क्या है, देखो आपने क्या किया, आपने सांद्रता को घटाया, इस पीछे की तरफ लिया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका लैम्डा एम इंक्रीज होता चला जाएगा। लैम्डा एम नोट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। लैम्डा एम नोट क्या है, ये ए मतलब अनंत, तय तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक है ना, लैम्डा एम ये है। तो लैम्डा एम मोलर चालकता लैम्डा एम का, ध्यान देना, लैम्डा एम नोट क्या है, ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है बच्चों, ध्यान देना। आप तनुकरण करते जा रहे हैं, मतलब सांद्रता को घटाते जा रहे हैं, तो लैम्डा एम बढ़ता चला जा रहा है। भैया क्या आसमान के थोड़ी छू जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा, अधिकतम मान पे जाकर के रुक जाएगा। और अधिकतम मान कौन है, लैम्डा एम नोट है, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो जब भी आपका लैम्डा एम नोट के बराबर हो जाए, इसका मतलब आपने उसकी सांद्रता कितनी कर दी, लगभग 0 कर दी, क्योंकि वो यहीं पे तो काटेगा बच्चों। देखो KCl का ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे आकर के काट रहा है और इसी बिंदु को मैं क्या कह रहा हूँ, लैम्डा एम नोट, मतलब KCl का लैम्डा एम सांद्रता को घटाने पर बढ़ता गया और अब जाकर के कितना हो गया, लैम्डा एम नोट हो गया, मतलब अधिकतम हो गया। इस समय इस पॉइंट पे लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नोट फॉर KCl। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो कितनी सांद्रता पे हुआ ये, इस 0 पे, लगभग 0 आप बोल सकते हैं। या फिर आप देखो ऐसा बोलिए कि आपने 1 मोल प्रति लीटर, कोई भी आपके पास विलयन है, उसका आप तनुकरण कर रहे हैं, मतलब उसमें आपने 1 लीटर पानी डाल दिया, तनुकरण हो गया, लैम्डा एम बढ़ गया। आप ऐसे करते करते 100 लीटर पानी डाल दिया आपने। अच्छा, फिर उसके बाद में आप और पानी डालोगे तो वो तो ना के बराबर हो गई ना उसमें सांद्रता, 1 मोल 100 लीटर में हो गई। अब चाहे कितना ही पानी डालो, तनुकरण क्या हो गया, अनंत हो चुका है, अधिकतम हो चुका है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब सांद्रता लगभग 0 हो जाए तब उसका तनुकरण क्या हो जाता है, अनंत, या तनुता कितनी हो जाती है, अनंत हो जाती है। और इस पर जो लैम्डा एम किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैम्डा एम नोट में बदल जाता है, अधिकतम मान हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। देखिए लैम्डा एम नोट अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम का अधिकतम मान है, जो लगभग शून्य सांद्रता या अधिकतम तनुता। इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, अधिकतम तनुता को मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, अनंत तनुता पर प्राप्त होता है। ठीक है क्या बच्चों, समझ में आई क्या बात। तो लैम्डा एम नोट क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। कब आया, ये लैम्डा एम ही है लेकिन उसका अधिकतम मान है। कब आया, जब आपने तनुता को मैक्सिमम कर दिया, अनंत पे ले गए, मतलब सांद्रता अब उसकी घट चुकी है, लगभग 0 हो चुकी है। उस वक्त लैम्डा एम नोट ही बन जाएगा कौन, लैम्डा एम ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैम्डा एम नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। जो ये लैम्डा एम नोट को प्रबल के लिए डायरेक्ट यहाँ से पता लगा सकते हैं बहिर्गमन बिंदु पे, लेकिन दुर्बल के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दुर्बल में बहिर्गमन बिंदु कितने पे आता है, बताइए बच्चों कितने पे आता है। देखो दिख रहा है कि आपको कहीं इसका बहिर्गमन बिंदु काटता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं, अनंत पे होता है भाई। दुर्बल के लिए ये जो बहिर्गमन बिंदु है वो अनंत पे चला जाता है, इसलिए हम इससे कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें ये सब करना पड़ेगा। ठीक है,
इसी का एक सॉल्यूशन और इसने कोलराउस ने दिया है। चलो ये आप इनका ध्यान रखें, ये 3 इसकी क्या है, निष्कर्ष है। और फिर इसके बाद में अपन चलते हैं इसके अनुप्रयोग, जिसके अंदर इसके कोलराउस का एक छोटा सा और रूप है। फिर उसके बाद में आप इसमें इसको पूरा क्लैरिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए और इसको देखिए, रिवाइंड कीजिए, पढ़िए। कोई अगर दिक्कत आती है तो आप इस पर ध्यान दें। ठीक है, उसके बाद में हम इसके अनुप्रयोग देखते हैं। और अनुप्रयोग के अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ समझ में आएगी वो चीज़ समझेंगे हम। क्या चीज़ समझेंगे? अब ये भी मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि जो कोलराउस है उसका अनुप्रयोग हम इसमें देखेंगे। देखो, कोलराउस का आयनों के मुक्त गमन का नियम, ये इसके अनुप्रयोग में आता है बच्चों। ठीक है, तो इसके अनुप्रयोग क्या है कि भैया ये जो भी आपके पास में वैद्युत अपघट्य हैं उसके अंदर अपने अपने आयन क्या होते हैं, वो दूसरे आयन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे A+ और B- 2 आयन है विलयन में, तो A+ इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, B- इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और वो अपने आप में फ्रीली मूवमेंट करेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, आयनों का मुक्त गमन बोलते हैं। और कोलराउस क्या कहता है, देखो कोलराउस का ये नियम क्या कहता है, इसके अनुसार विलयन में आयन आपस में कोई अंतःक्रिया, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन नहीं करते तथा अब ध्यान देना, तथा विलयन की लैम्डा m0 अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान प्रत्येक आयन की लैम्डा m0 के मान के योग के बराबर होता है। क्या समझ में आया कि बच्चों जो आयन है वो अपने आप में मुक्त होते हैं, आपस में कोई क्रिया नहीं करते, फ्री घूमते रहते हैं। ठीक है, और फ्री घूमते घूमते वो क्या करते हैं भैया, A+ का अपना लैम्डा m0 है, B का अपना लैम्डा m0 है, दोनों का टोटल करोगे तो AB का लैम्डा m0 हमें प्राप्त होगा, क्योंकि ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। यही कहता है कोलराउस के आयनों के मुक्त गमन का नियम। अगर आपको केवल ये पूछता है तो आप यहां से चलेंगे, और आपको केवल कोलराउस का पूछता है तो आप पूरा इसमें बताएंगे, इसके पोस्टुलेट्स के साथ में बताएंगे। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं एक प्रबल का एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूँ। ठीक है ना, प्रबल वैद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे होता है। और ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्य है इसको आप समझिए, जैसे मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दे दिया, NaCl में दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, NaCl की मैं बात करता हूँ। और एक सेकेंड, ठीक है, देखिए NaCl अगर आप लेते हैं तो उसमें आयन कौन कौन से होंगे, एक तो Na+ होगा और एक क्या होगा, Cl- होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कि लैम्डा m0 ऑफ NaCl, देखना बच्चों मैंने m नहीं लिखा है यहाँ पे क्योंकि m और फिर NaCl कंफ्यूज हो जाओगे। तो लैम्डा नॉट ऑफ किसका, NaCl का, तो NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी, उसके आयनों के अनंत अनुता पर मोलर चालकता के योग की। ये तो Na+ की हो गई और ये किसकी हो गई, Cl- की हो गई। दिस इज द वे हाउ कोलराउस लॉ टॉक्स अबाउट द फ्री माइग्रेशन ऑफ द आयन्स। बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा देखो अगर मैं क्या करता हूं,
आपको कहता हूं कि बच्चों CH3COOH एसिटिक एसिड की अनंत अनुता पर मोलर चालकता है ना, लैम्डा m नॉट लगा दिया है, इसको कैलकुलेट कीजिए। अब देखो हमने क्या कहा कि भैया उसके आयनों के मुक्त गमन के या आयनों का अपना प्रत्येक स्वतंत्र आयनों का जो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है लैम्डा m नॉट, उसके योग के बराबर ही उस विलयन की होगी। ठीक है, इतनी बात। लेकिन आप जब दुर्बल की बात करेंगे, ये दुर्बल आ गया, और दुर्बल की अगर आप बात करते हैं तो भैया उसके तो आयनों का वियोजन ही पूरा नहीं होता, 100% नहीं होता। हमें मालूम है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन होता है, जिसका वियोजन आंशिक हो, पूर्ण रूप से नहीं हो, उसको ही तो हम दुर्बल बोलते हैं। तो भैया जब इसके आयन ही पूरी तरीके से नहीं टूट रहे हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इसका CH3COO- एक आयन हो गया और H+ दूसरा आयन हो गया, दोनों का योग ही क्या होगा, टोटल लैम्डा m नॉट के बराबर होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, प्रबल वैद्युत अपघट्य में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। अब देखो आप एक चीज देखिए कि हमारे पास एक रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है कि प्रबल में परिवर्तन। देखो अगर आप CH3COONA क्या है, सोडियम एसीटेट, इसी का सोडियम के साथ लवण है, इसको आप रिएक्ट करा दें किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या मिलेगा, ये H यहाँ पे आ जाएगा, CH3COOH + NaCl। ठीक है, यही बनेगा ना, यही बनेगा। अब देखो अगर मुझे क्या चाहिए, इसका क्या चाहिए, अनंत अनुता पर मोलर चालकता चाहिए, और इसकी अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट इसकी नहीं कर सकते, है ना। डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते कि लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO- + लैम्डा नॉट ऑफ H+, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दुर्बल हैं। तो आपको इसको पहले प्रबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जरा देखो कि मुझे इसकी चाहिए, लैम्डा m नॉट इसका चाहिए, तो मैं क्या करूं, NaCl को इधर ले आऊं, है ना भाई, ये दोनों को जोड़ा तभी तो ये बना, समझिए। लेकिन साथ साथ में ये भी बना और ये सारे प्रबल हो गए हैं। ठीक है, साथ साथ में ये भी बन गया, ये नहीं चाहिए हमें, इन दोनों को जोड़ने से ये बन रहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी बन रहा है, तो इसको घटा दो, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दो, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, CH3COOH = वो किसके बराबर है, इन दोनों का जोड़ना, CH3COONA + HCl। ठीक है, माइनस कर दो क्या इसमें से, NaCl। ये बेकार की चीज़ है, ये हमें नहीं चाहिए। इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो ये बनेगा और ये बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखो इसका अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता है CH3COOH, वो क्या होगी, इस सोडियम एसीटेट की। अब ध्यान देना बच्चों, अब देखो ये भी एक स्ट्रॉन्ग है, इसकी जोड़ दो इसके साथ में, इन दोनों की जोड़ करके इस NaCl की आपने घटा दी, तो क्या बच गई, इसकी बच गई। तो ये दुर्बल था, इसको हमने काम में नहीं लिया, इनको सबको काम में लिया है। और देखो इसको आप आयनों में भी लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH = क्या होगा, इसको आयनों में तोड़िए, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO- हो गया, और दूसरा क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ Na+। ठीक है ना, ये आ गया। इसमें देखिए, इसमें क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ H+, और दूसरा क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ Cl-। फिर क्या है, माइनस करना है अपने को, क्या, लैम्डा नॉट ऑफ Na+ माइनस करना है, और दूसरा Cl- भी तो क्या करना, माइनस करना है, लैम्डा नॉट ऑफ Cl-। तो इन दोनों को माइनस कर दिया इन सब के एडिशन से, तो क्या बचेगा, देख लो, आप काट के देख लो, Na+ प्लस का है और Na+ माइनस का कट गया, Cl- प्लस का है और ये माइनस का कट गया, तो क्या बचा, H+ और ये बच गया। देखो ये दोनों बच गए, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो बनेगा। जो दुर्बल था उसको आप ऐसे कर सकते थे, ठीक है, ऐसे कर सकते थे, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO- + लैम्डा नॉट ऑफ H+, ऐसे कर सकते थे। लेकिन दुर्बल था, पूर्णतया अपघटित नहीं होता है, और पूर्णतया अपघटित नहीं होता तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इसलिए आपने इसको प्रबल में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला लिख दिया। आपको पूछ सकता है कि भैया CH3COOH की अनंत अनुता पर मोलर चालकता बताइए। यदि एक तो इस आयन की दे देगा, एक सोडियम की दे देगा, एक हाइड्रोजन की दे देगा, एक Cl की दे देगा, ये फॉर्मूला लिखिए, सबका मान रखिए, किसको जोड़ना है किसको घटाना है वो कीजिए, और आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कोलराउस का नियम
कब? जब अनंत अनुता पर हम मोलर चालकता की बात करते हैं। और ये हमने जो पढ़ा है वो क्या है? आयनों के मुक्त गमन का नियम है। अगर ये पूछता तो आप सेपरेटली इतना चलेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, और केवल आपको कोलराउस नियम की बात करता है तो आपको पूरा इसके अंदर देना पड़ेगा, जिसमें हमने ग्राफ बनाया, निष्कर्ष निकाले, वो सारी बातें हमने इसमें की है। ठीक है बच्चों, चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट नए टॉपिक के ऊपर। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। चलिए अभी आप इसको नोट डाउन कीजिए।